वेलकम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो हमारी स्टार्ट हो चुकी है। इसमें मैं आपको कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ, कैसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फ्रेमिंग करेंगे, किस तरीके से आप कहाँ से आपको जो इसके आइटम्स हैं वो उठा के लाने। आपने 11th में पढ़ा था कि ट्रायल बैलेंस से आप फटाफट से फाइनल अकाउंट्स आपने पढ़े थे। ट्रायल बैलेंस से उठाया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आइटम डाले, ठीक है। 4 से 5 साल तक के आइटम उसमें होते थे। इसमें इतना नहीं होता है। इसमें आपको सीधे सीधे देखा होता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो आपने अभी तक क्वेश्चन में देखा होगा। क्या देखा आपने? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक बना दिया है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इस तरीके से आपको अकाउंट दे दिया है, ठीक। यहाँ पे आपको दे दिए हैं रिसीप्ट, यहाँ पे दे दिए हैं पेमेंट्स, जो भी आपके खर्चे हुए हैं। एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम कोई सामान तो बेच नहीं रहा है, तो हमको नुकसान हो नहीं रहा है, ना तो हमारा फिर उधार बटा हुआ है। होता क्या है उसमें, क्या होता था, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैड डेब्ट की एंट्री हो रही है, कंटेंजेंसी रिजर्व्स बनाते हैं, यानी क्या क्या हम उसमें आइटम्स बनाते हैं। लेकिन जब हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो इसमें इतने आइटम नहीं होते हैं। इसमें आइटम कम होते हैं लेकिन एडजस्टमेंट ज़्यादा हो जाती है। एडजस्टमेंट ज़्यादा क्यों होती है, इस पे ध्यान देना है। सबसे पहले होता क्या है, जब हम मान लीजिए एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करेंगे तो हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए कैपिटल। कहीं से भी इकट्ठी करेंगे हम। मान लो हमने कैपिटल इकट्ठी करी 1 लाख, फिर हम डोनेशन मांगेंगे, हमारे पास डोनेशन आ गया 50,000। फिर यही सब चीज़ें तो हो गई। क्या करेंगे आप? सब्सक्रिप्शन आ गया, सब्सक्रिप्शन हमारे पास कितना आ गया? 50,000। ये तो हमारे पास रिसीप्ट हो गई। अब जब हम ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। हम सबसे पहले क्या खरीदेंगे? अब हम खर्चे भी करेंगे। इतना पैसा हमारे पास आ गया, ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करनी है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब क्या हुआ? नॉट फॉर प्रॉफिट मतलब हम ये जो हमें चंदा मिला है अब हम इसका खर्चा करेंगे। मान लीजिए एक वृद्धाश्रम है, उसको हमने स्टार्ट करने के लिए तो चंदा इकट्ठा कर लिया, लेकिन वृद्धाश्रम में जो बूढ़े लोग हैं उनको रखने के लिए जगह भी तो चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी हमने 1 लाख की, ठीक। लैंड एंड बिल्डिंग हो गई। उसके बाद हमारी कोई और भी एक्सपेंस हो सकते हैं, कुछ भी आप मान लीजिए। जैसे आपने फर्नीचर लिया, फर्नीचर आपने लिया 60,000 का, 30,000 आपके किस पे मिसलिनियस एक्सपेंसेस हो गए। 30,000 कितना आपका बैलेंस कैरी डाउन हो गया? इसको आप बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पे आपके हो गए 2 लाख। ये हो गया आपका 10,000 बैलेंस कैरी डाउन। ये है जब हमने मान लीजिए 2010 में हमने बिजनेस स्टार्ट करा। ये हमारा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तब का है। फिर हम नेक्स्ट ईयर पे आ जाते हैं। नेक्स्ट ईयर में हम फिर से हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मिलेगा। फिर क्या होगा? हमारे पास बैलेंस कहाँ है? बैलेंस हमारे पास यहाँ पे है। कितना? बैलेंस जो कैरी डाउन होगा वो यहाँ पे लेके भी तो आना होगा हमें। क्या करेंगे इसको? इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना? 10,000। अब इस साल हम क्या करेंगे? इस साल भी हमें पास कुछ ना कुछ आया होगा। 2 डोनेशन फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग बड़ी करने के लिए हमें एक्स्ट्रा में डोनेशन मिल गया 50,000। लाइफ मेंबरशिप फीस मिल गई हमको 50,000। और ये तो हमारे पास रिसीप्ट हो गई। यहाँ पे क्या होता है? पेमेंट। हमारे पास जब इतनी रिसीप्ट्स हुई हैं, इसका टोटल हो गया 1,10,000। ये तो हमारी रिसीप्ट्स हो गई। अब हमने कुछ खर्चे भी किए होंगे। अब मान लीजिए ये हो गया, हम कोई भी खर्चा इसमें मान सकते हैं। मिसलिनियस एक्सपेंस हम रख लेंगे। मान लो हमने मिसलिनियस एक्सपेंस में डाल दिया 100 रुपया, 1 लाख रुपीज़ हमने मिसलिनियस एक्सपेंस हो गए। उसके बाद हमारा क्या बचा यहाँ पे? बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना? 10,000। अब एक बात बताइए, ये तो हमारा इस साल का है
2011 करंट ईयर मान लीजिए इसे, 2011 क्या हो गया, करंट ईयर। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, ये पूरे क्वेश्चन में आपको परेशान करने वाली है, इसको ध्यान से समझना है। करेंट ईयर का ये है हमारा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये हमने बना लिया। लास्ट ईयर का हमारा ये था। अब एक बात बताइए, बिजनेस तो हमारा चला आ रहा है ना, वृद्धाश्रम का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो वो हमारा इस साल भी होगा। लैंड एंड बिल्डिंग तो हमने पिछले साल भी खरीदी थी, अभी तो आपको ये नज़र आ रही है, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर सब दिख रहा है। लेकिन क्या होता है, ये जब हम अकाउंट बनाते हैं तो हमें पिछले साल का नहीं दिया होता है। ये जब हम अकाउंट बनाएंगे तो हमें सिर्फ ये चीज़ दे दी होगी। आपको अभी दिख रहा है ये सब चीज़ें, लेकिन इस साल का जो अकाउंट होगा वहाँ पे ये नहीं दिया होगा। ये क्वेश्चन आपको सिर्फ इस तरीके से दिया होगा, ये आपका करंट ईयर का दे दिया होगा। अब कहेंगे आप कि वो पहले की चीज़ें कहाँ गई, जो पहले का लैंड एंड बिल्डिंग था, अब आपको नज़र तो नहीं आ रहा ना। यही रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की गड़बड़ होती है, सबसे ज़्यादा परेशानी यहीं पे आती है। लेकिन क्या ये परेशानी है भी? नहीं, ये परेशानी नहीं है। अगर इसका जवाब मुझसे मांगेंगे तो ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा एडजस्टमेंट के तौर पे कि लास्ट ईयर का लैंड एंड बिल्डिंग कितना था और कितनी हमारे पास सब्सक्रिप्शन थी पिछले साल, सब दे रखा होगा। तो इसको पोस्ट करना और आसान हो जाता है। ये हमारा करंट ईयर का क्वेश्चन है, ये इस फॉर्म में हमें दे रखा होगा। अब आप पूछेंगे ना कि ये बैलेंस ब्रॉट डाउन, हर क्वेश्चन में आपको दिखेगा ये कहाँ से आया, तो ये पिछले वहाँ से आया था। ये आपको एक कंसेप्ट मुझे समझाना था कि ये बैलेंस ब्रॉट डाउन कहाँ से आता है और क्वेश्चन में सारे आइटम क्यों नहीं दिखते हैं। हम ये सोचते हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ से आ गई, तो वो पिछले साल की थी। क्वेश्चन इस साल का नहीं है, पिछले साल तो चला आ रहा है बिजनेस। ठीक, ये आपको बात समझ में आई। क्वेश्चन के आपको समझ में आया कि फ्रेमिंग कैसे हुई थी। क्वेश्चन फ्रेमिंग आपको समझ में आ गई। अब इसमें आप सबसे ज़्यादा एक आइटम देखेंगे जो होता है, सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला है इसमें, आउटस्टैंडिंग, फिर आपको आएगा एडवांस और डेप्रिसिएशन। ये तीन वर्डिंग जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली हैं क्वेश्चन में, वो हैं आउटस्टैंडिंग, एडवांस एंड डेप्रिसिएशन। इसकी पोस्टिंग कैसे करनी है इसको समझाता हूँ बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से। एक एडजस्टमेंट मान लीजिए, यहाँ पे हम आइटम कैसे लेके आएंगे, जो भी हमारी ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी हमें दे रखा है, इसको हम यहाँ पे फ्रेमिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पे जो भी अमाउंट दे रखा होगा उसका इफ़ेक्ट क्या है, यहाँ पे जो अमाउंट दे रखे हैं उसका इफ़ेक्ट यहाँ पे पड़ना क्या है, वो मैं आपको समझाता हूँ। एनी इनकम, सबसे पहले हम इनकम की बात कर लेते हैं। इनकम में क्या आना है, इनकम में आता क्या है और उसका इफ़ेक्ट कहाँ पे पड़ेगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसका इफेक्ट होगा क्या, एन इनकम का, या बैलेंस शीट में क्या होगा। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये आइटम 4-5 होंगे, नीचे तक लिख के दिखाने पड़ेंगे मुझे आपको। इसको बहुत ध्यान से सुनना है, यहीं से क्वेश्चन समझ में आता चला जाएगा आपको। यहाँ पे आइटम कौन से आएंगे, जो भी मैंने अभी आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिखाया था, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एक साइड होगी रिसीप्ट की, एक हो गई पेमेंट की। तो यहाँ पे जो इनकम है वो हमारे लिए क्या हुआ, जो भी हमारे पास रिसीप्ट हुआ है, जो यहाँ पे क्या था डेबिट साइड में दे रखा था, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में दिया हुआ था, वो हमारे लिए क्या है, इनकम है। तो एनी रिसीप्ट जो डेबिट साइड में दे रखी है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के एनी रिसीप्ट्स, वो हमारे लिए क्या होंगी, ये हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएंगी। किस में चली जाएंगी, इनकम में। ठीक, अब और आइटम्स कौन से होते हैं जो यहाँ पे होते हैं, सबसे ज़्यादा रिपीट होंगे आउटस्टैंडिंग। कब, आउटस्टैंडिंग 2 बार हो सकता है, या तो साल की स्टार्टिंग में या साल की एंड में। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करेंट ईयर, या फिर आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ
लास्ट ईयर, ये हो गया आउटस्टैंडिंग। और कौन से अमाउंट होते हैं? 4 अमाउंट जो बहुत ज़्यादा बार रिपीट होने वाले हैं वो है एडवांस, एडवांस एट द एंड ऑफ करेंट ईयर एंड एडवांस एट एंड ऑफ लास्ट ईयर। अब इसको मैं एक ट्रिक के साथ आपको समझाऊंगा, इसके बाद आपको मेरी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, एक ही बार में आप इसको समझ जाएंगे कि मुझे इसकी पोस्टिंग करनी कैसे है, कैसे मैं इसकी एंट्री करूँगा, इसकी एडजस्टमेंट मुझे कैसे करनी है। सबसे आसान तरीका है आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करेंट ईयर, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर, एडवांस एट द एंड ऑफ करेंट ईयर, एडवांस एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर। अभी पढ़ रहे होंगे आप, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सबसे बढ़िया तरीका एक टाइमलाइन बनाइए। इसको मैं बोलता हूँ टाइमलाइन। क्या करना है, इसको डिवाइड करिए। इस साल कोई भी इमेजिन कर लीजिए, मान लीजिए ये 2011 चल रही है, 2011 चल रही है, तो पिछले साल कौन सी हुई? 2010। नेक्स्ट कौन सी होगी? 2012। अब इस शब्द का मतलब समझना है, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ? कोई भी चीज़ जो अभी, एक होता है एडवांस। एडवांस का मतलब ये है, मान लीजिए आप ट्यूशन पढ़ते हैं और उसमें होता है कि आपको एडवांस फ़ीस देनी है। जिस दिन आप पढ़ने जाएंगे उस दिन आपने एडवांस दे दिया फ़ीस में, तो पहले दिन आपने अभी पढ़ा तो है नहीं, लेकिन एडवांस दे दिया, इसका मतलब आगे का है। एडवांस का पैसा जो हुआ वो कब का हुआ? आगे का हुआ। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिए। एडवांस का मतलब आगे का पैसा, आउटस्टैंडिंग मतलब अब मैं आपसे बोलूँ कि आपने 1 महीने फ़ीस पढ़ ली, 1 महीना आपने ट्यूशन पढ़ ली, लेकिन आपने फ़ीस तो दी नहीं, तो वो क्या हुआ? 1 महीने की आपके आउटस्टैंडिंग हो गई, पीछे का पैसा है। आपने एक सर्विस ली, पढ़ लिया, 1 महीना पूरा पढ़ा और आपने एंड में फ़ीस दी है, तो वो मतलब पिछले महीने की आउटस्टैंडिंग हो गई है, जो आप नेक्स्ट मंथ में दे रहे हो, तो वो पिछले महीने की हो गई। एडवांस मतलब आगे का हो गया। सबसे ज़रूरी बात है, कहाँ पे आ सकती है? अब यहाँ पे लिखा हुआ आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करेंट ईयर। करेंट ईयर ये है, ये क्या है? करेंट ईयर। ये क्या है? ये है करेंट ईयर 2011। बहुत ध्यान सुनना है, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करेंट ईयर, करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करेंट ईयर। एंड कहाँ पे होगा करेंट ईयर का? यहाँ पे। ये हो रहा है एंड, यहाँ पे क्या बात करनी है हमें? आउटस्टैंडिंग की। एक आउटस्टैंडिंग यहाँ पे होता है, ठीक। और क्या हो सकता है यहाँ पे? यहाँ पे एडवांस हो सकता है। आउटस्टैंडिंग यहाँ हो सकता है और एडवांस एक यहाँ पे हो सकता है। आउटस्टैंडिंग एट दी एंड ऑफ लास्ट ईयर मतलब पिछले साल जो है लास्ट ईयर, उसका आउटस्टैंडिंग ये हो गया। और एडवांस एट दी एंड ऑफ करेंट ईयर, एडवांस एट दी एंड ऑफ करेंट ईयर, यहाँ पे जो एडवांस होगा। एडवांस एट दी एंड ऑफ लास्ट ईयर, ये वाला एडवांस। ये आपको नज़र आ रहा है। मैंने आपको बताया एडवांस का मतलब क्या होता है? आगे का। आपको सिर्फ वही चीज़ें ऐड करनी है जो यहाँ पे दे रखे होंगे। आपको जो भी आइटम यहाँ पे दे रखे होंगे वो आपको ऐड करना है, और जो भी आपका पिछले साल का होगा वो आप माइनस करेंगे। पीछे का हो आगे का हो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है? इस साल से मतलब है। मान लीजिए किसी की सैलरी है, कोई मेरा एक एम्प्लॉई है, उसकी सैलरी आउटस्टैंडिंग है, मतलब काम तो उसने कर दिया ना, अब वो उसकी सैलरी आउटस्टैंडिंग रह गई है। मुझे तो उसकी सैलरी देनी है। कब? उसकी सैलरी पिछले साल आउटस्टैंडिंग रह गई थी, मैं बोलूँ एट दी एंड ऑफ लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग थी, पिछले साल से आउटस्टैंडिंग है, तो मुझे अब तो देनी, अब वो पीछे की सैलरी है ना यहाँ की, तो इसको क्या करना है हमें? आउटस्टैंडिंग एट दी एंड ऑफ लास्ट ईयर, तो पीछे की थी, तो इसको तो हम इग्नोर करेंगे क्योंकि हमें इस साल के आइटम्स ऐड करने हैं। आउटस्टैंडिंग मतलब हुआ पीछे का और एडवांस मतलब हुआ आगे का। ये तो वहाँ पहुँच गया। ये 2 आइटम यहाँ पे आ रहे हैं, एक तो ये और एक ये। इसका मतलब क्या हुआ? एडवांस एट दी एंड ऑफ लास्ट ईयर। कहाँ पे हो गया? एडवांस एट दी एंड ऑफ लास्ट ईयर। इसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। एनी इनकम, जब भी हम इनकम की बात कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग साइड में जो इनकम में जो चीज़ें हमें दे रखी होंगी एडवांस में, इनकम में एडवांस क्या हो सकता है? सब्सक्रिप्शन, या और भी कोई चीज़ होंगी जो भी हमें एडवांस में दे रखी होंगी। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, इस तरीके की जो भी एडजस्टमेंट होंगी।
आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करेंट ईयर, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करेंट ईयर जो भी ये है, इसको भी हम ऐड करेंगे। अब जो बची चीज़ें हैं उन्हें हम माइनस करेंगे। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर पीछे का जा रहा है, ये पीछे को मूव कर रहा है तो ये माइनस होगा। फिर क्या आया, एडवांस एट द एंड ऑफ करेंट ईयर, मैं साल की एंड में एडवांस दूंगा तो वो तो आगे का हुआ ना, इस साल का नहीं हुआ। एट द एंड ऑफ करेंट ईयर ये भी माइनस होगा। अब एक बात बताइए, ये जो चीज़ें हैं, जो भी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करेंट ईयर है और एडवांस है, मान लो एडवांस एट द एंड ऑफ करेंट ईयर, इस साल का जो एडवांस है इसको भी मैंने माइनस कर दिया। एडवांस एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर, पिछले साल का एडवांस है, तो वो मेरे लिए किस नेचर में होगा, बैलेंस शीट में मैं उसका ट्रीटमेंट कैसे करूँगा। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करेंट ईयर, इस साल का आउटस्टैंडिंग मतलब इस साल का है, मुझे मिलना है, अभी मुझे ये पैसा मिलना है। जो भी पैसा मेरा इस साल का है और मेरे काम का है इस साल, वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, वो मेरे लिए ऑटोमेटिकली एसेट बन जाएगा। और जो मेरा इस साल का नहीं है, एडवांस मैंने दे दिया अगले साल का, वो क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया। एडवांस जो अगले साल के लिए है, इस साल का तो नहीं है। और जैसे मान लो मुझे अब कोई भी सब्सक्रिप्शन मिल गया, साल के एंड में मिला एक दिन, बिल्कुल हम क्लोजिंग कर रहे थे अकाउंट का, उस दिन मुझे एडवांस मिल गया कि ये जो एडवांस है ये 2012 के लिए है, तो ये क्या मेरे लिए एसेट होगा, ये तो मेरे लिए नहीं है ना, मुझे मिल तो गया लेकिन मेरे लिए नहीं है, तो ये लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करेंट ईयर, ये हो गया आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करेंट ईयर, जो मुझे इस साल के लिए मिला है, तो ये मेरे लिए बनेगा एसेट। ये तो हो गया एसेट। जो भी माइनस की चीज़ें दिख रही हैं आपको वो लाइबिलिटी हो जाती है, ये भी लाइबिलिटी और ये हो गई एसेट। तो इनका ट्रीटमेंट हम कहाँ करेंगे, एसेट साइड में। इन दोनों चीज़ों को हम ऐड करेंगे एसेट साइड में। अगर मुझे क्वेश्चन में दिया होगा एडवांस एट द एंड ऑफ करेंट ईयर, उसको हम क्या करेंगे, लाइबिलिटी साइड में ले जाएंगे बैलेंस शीट में। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक। अब क्या होता है, ये तो सारे आइटम यहाँ के हो गए। अब मैं खाली यहीं पे तो नहीं होते ना सारी पोस्टिंग, एक पेमेंट साइड भी होती है ना, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो पेमेंट साइड की चीज़ें कहाँ आती हैं, एक्सपेंडिचर में। अब एक्सपेंडिचर में आप मान लीजिए कोई सैलरी हो गई, सैलरी हो सकती है, रेंट हो सकता है, सैलरी है, रेंट है। अब इसमें भी आउटस्टैंडिंग और एडवांस हो सकता है, आउटस्टैंडिंग हो सकता है, आउटस्टैंडिंग हो सकता है रेंट, एडवांस रेंट हो सकता है। इसकी एंट्री कैसे करनी है, कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा, बात तो सब पे सेम लागू होनी है, यही टाइमलाइन चेंज नहीं होने वाली है। इसमें भी यही होगा, खर्चा हो चाहे इनकम हो रही हो, लेकिन ये चीज़ है जो आपकी पलट जाएगी। जो यहाँ पे आप इनकम लिख रहे थे, अब यहाँ पे एनी एक्सपेंडिचर करके समझिए। ये आपको कहाँ दिया होगा, पेमेंट साइड में। कहाँ दे रखा होगा, अमाउंट एट पेमेंट। कहाँ पे होता है ये, डेबिट एंड क्रेडिट, तो ये होता है क्रेडिट साइड। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट साइड में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब डेबिट साइड, ये होता है डेबिट साइड, यहाँ पे आ जाएंगे ये सारे आइटम, यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन एक चीज़ जो बदल जाएगी वो है इसका नेचर। ये तो थी हमारे लिए इनकम, ये हमारे पास पैसा आ रहा था, ठीक। अब यहाँ पे पैसा हमारे पास से जाना है, सैलरी और रेंट क्या है हमारे लिए, खर्चे हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, एग्जाम्पल समझिए सबसे अच्छे से। कोई भी सैलरी अगर है और वो आउटस्टैंडिंग है कब, साल के लास्ट ईयर में, जो लास्ट ईयर था जो निकल गया, उसमें एक सैलरी आउटस्टैंडिंग थी, पिछले साल की थी, जो कि मुझे देनी थी लेकिन मैं नहीं दे पाया। जो भी रेंट था पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, अब वो क्या होगा, पिछले साल का था ना आउटस्टैंडिंग, इस साल तो मुझे नहीं देना है, लेकिन मुझे तो देना है ना। पिछले साल की सैलरी नहीं थी, अब मुझे देनी है। रेंट पिछले साल का नहीं दिया था, अब मुझे देना है। इस साल जो सैलरी मुझे देनी है वो एडवांस में मैंने दे दी है, तो वो मेरे लिए क्या होगी, एसेट होगी। अगर मैं इस साल एडवांस एट द एंड ऑफ करेंट ईयर सारी सैलरी दे दूँ, ये हो गया एडवांस। इनका नेचर यही रहेगा, प्लस माइनस सब ऐसे होंगे, बस चेंज क्या होगा, इनका नेचर बैलेंस शीट में। क्योंकि अभी हम तो बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड में काम कर रहे थे ना, कहाँ काम कर रहे थे अभी हम लोग,
अब हम लोग की क्रेडिट एंड डेबिट चेंज हो गई है। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करेंट ईयर, इस साल में कोई आउटस्टैंडिंग है तो उसको क्या करेंगे, वो हमारे लिए जो अभी तक एसेट थी वो हमारी हो जाएगी लाइबिलिटी, और जो भी हमारे लिए अभी तक लाइबिलिटी थी वो हमारी हो जाएगी एसेट। ये हमारी हो जाएंगी एसेट और ये हो जाएंगी हमारी लाइबिलिटी। इसको समझना है तो एक छोटा सा एग्जांपल जो मैंने आपको दिया, एडवांस एट द एंड ऑफ करेंट ईयर। एडवांस मैंने साल के एंड में अगले साल का एडवांस दे दिया, रेंट साल की एंड में अगले साल का दे दिया। इस साल से तो मेरा डिडक्ट हो गया, लेकिन अगले साल के लिए वो क्या है, मेरी एसेट है। एडवांस एट द एंड ऑफ करेंट ईयर, मुझे तो माइनस ही करना है, माइनस तो मुझे करना है, लेकिन वो है क्या मेरे लिए, एसेट है, क्योंकि वो मैंने रेंट एडवांस दे दिया है। ठीक है, ये हो गए इसके छोटे छोटे पॉइंट। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसको दोबारा वीडियो को बैक करके देखिए, ध्यान से देखिए, और क्वेश्चन एक खोल के रख लीजिए बड़ा सा। कोई भी क्वेश्चन आपके डीके केवल बुक से ले लीजिए या कुछ में ले लीजिए, जो भी आपका वो दे रखा होगा बड़ा एक क्वेश्चन, जिसमें आपको तीनों चीज़ें बनानी है, ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, उसको आप खोल के रख लीजिए। उसको आप जब यहाँ पे सामने से देखते जाएंगे क्वेश्चन को, तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे जो भी मैं बात बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन रखा हुआ होगा ना, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, थैंक यू।